हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है गॉस के नियम। गॉस का क्या नियम है कि कोई भी एक बंद क्षेत्र है, बंद तल है, उसमें से जितने भी गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में, तो वो 1/ε0 के समानुपात उतना गुना होता है जितना उसके भीतर चार्ज होता है। मतलब Q अगर कोई एक तल में चार्ज है तो उसका गुना 1/ε0 जो होगा वो होगा फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स का वो उतना गुना होता है, मतलब समानुपाती होता है, ये भी कह सकते हैं। तो ये गॉस के नियम की सहायता से क्या करना है अभी हमको, किसी अनंत विस्तारित समरूप आवेशित पतले सीधे तार। ये क्या है भाई? अनंत मतलब है कि कोई अनंत है, मतलब जिसका अंत नहीं है, और विस्तारित मतलब अंत क्या नहीं, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो। और समरूप का मतलब क्या हुआ कि एक समान होना चाहिए, चार्ज है तो हर जगह एक जैसा है, और आवेशित उस पर चार्ज हो, समरूप चार्ज, ठीक है, हर जगह एक समान चार्ज हो। पतला भी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और क्या है, तार। ये तार है। तार कैसा होता है? पतला सीधा लंबा होता है, वो टेढ़ा भी हो सकता है लेकिन सीधा होना चाहिए, जहाँ पर ये कंडीशन है क्वेश्चन जो कह रहा है। तो सीधे तार के कारण, अब कोई एक ये तार है, उसके कारण मान लो ये कि तार है, ठीक है, बहुत पतला है ये, तो इसके कारण किसी बिंदु पर, इसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, कि अब कोई एक बिंदु यहाँ पर है तो इससे, जिसमें ये चार्ज समान रूप से फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ पर इसका कितना तीव्रता होगा, ये कितना प्रभाव डालेगा, व्यंजक प्राप्त करें। क्या इसका समीकरण होगा, इसको बनाने के लिए कहा गया है। मतलब क्या हुआ कि सीधा लंबा तार जो होता है तो तार का आकार कैसा होता है? बेलन के जैसा होता है, सिलेंडर के जैसा होता है। कि क्या है ये, एक इसका ये एरिया रहता है जो ऐसा एरिया क्या कहलाता है, वृत्ताकार, ठीक है, एक सर्किल है, और सर्किल में जितना ये लंबाई से गुना करेंगे तो क्या हो गया, बेलन। तो इसीलिए इसका आयतन कैसा होता है, सर्किल का क्या होता है इसका, देखो ये अगर बाहर से खाली इसका कर्व देखेंगे परिधि तो होता है 2πr, ठीक है, और इसको जितना लंबा होगा L से गुना कर देंगे तो 2πr L। तो ये क्या हो गया, ये क्षेत्रफल जिस तरह से निकालते हैं उस तरह से इसका बाहर का क्षेत्रफल निकालते हैं कर्व का। तो अगर टोटल कहेंगे तो इसका भी और इसका भी और इसका भी जोड़ेंगे तो ये एक सिलेंडर की तरह होता है। तो यही हो गया अति लंबे आवेशित बेलन का मान निकालना है कि उसके द्वारा किसी अन्य बिंदु पर कितना वो तीव्रता है, उसका विद्युत क्षेत्र का कितना तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इंटेंसिटी है। तो इसमें हम लोग मानेंगे कि माना कि ए बी एक अति लंबा, ए और बी ये एक बेलन के जैसा है, बना लिए। इसको हम माने फिगर में कि एक लंबा और एक ये समान रूप से आवेशित बेलन है। मतलब एक तार है, तार लिखना है, क्वेश्चन में तार है तो तार लिखेंगे, बेलन है तो बेलन लिखेंगे, की चीज़ हुआ। और ये कैसा है, हर जगह प्लस 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 एक समान है, कहीं मोटा पतला नहीं है। मोटा पतला होगा तो चार्ज में अंतर हो जाएगा, एक समान है वो चार्ज, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर एक यूनिट पर, ये जितना भी होगा सबसे छोटा पार्ट जो होगा, परत परत ऐसे स्लाइस काटेंगे तो एक यूनिट पर जो है एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। एक जगह जो है एक छोर पर वो L है, तो L यहाँ पर अगर वो चार्ज लैम्डा है तो टोटल में कितना होगा, तो L से गुना कर देंगे। तो इसको कहते हैं लैम्डा जो है वो क्या है, टोटल चार्ज का बटे L, या टोटल चार्ज कितना होगा, L लैम्डा, ठीक है। टोटल चार्ज मान लो कि Q है और एक एकांक पर लैम्डा है और लंबाई है L, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया। इसी फॉर्मूला को लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये Q बटे L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यही सेम चीज़ है। तो इसको हम मान लिए कि एक यूनिट पर लैम्डा चार्ज है और लंबाई इसकी L है, तो टोटल लैम्डा गुना
L इसका चार्ज होगा और चार्ज को हम Q मान लिए। तो Q जो है Q इक्वल टू लैम्डा L, ये फार्मूला निकला। ये एक सिलेंडर मानने पर आगे देखते हैं कि बेलन के अक्ष से, ये जो बेलन है चूँकि बहुत ऐसे दिखने में लग रहा है कि बड़ा है, तो इसका बीच में एक एक्सिस होगा, एक अक्ष होगा, लेकिन चूँकि ये पतला तार माने हैं तो इसको हम टोटल को बहुत माइन्यूट मान करके यहाँ से इसको भी लंबाई मान सकते हैं। यहाँ से दूरी तार का, जैसे इसका कहेंगे तो यहाँ से दूरी अगर ये जगह है, ये तो यहाँ से दूरी माने कि ये बीच से दूरी माने, तो अगर दूर की बात करेंगे तो इसके सामने में ये दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, तो दोनों बराबर होगा। तो ये अक्ष ही है एक्चुअली। तो बेलन के अक्ष से R दूरी पर किसी एक बिंदु पर अगर हम मान रहे हैं, मान लो यहाँ पर P है, तो ये P जो बिंदु है यहाँ से वो R दूरी पर है, यहाँ लिख दिए। ये बीच X से यहाँ P के बिंदु का जो लाइन है यहाँ पर उसकी दूरी R है। तो R दूरी पर एक बिंदु P है, मानते हैं दूसरे बिंदु पर निकालना है जहाँ विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। कितना वहाँ पर उसका तीव्रता होगा उसका कैलकुलेशन हमको करना है। एक ये P हम लोग मान लिए, तो यहाँ से यहाँ पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसको जानना है। एक समाकक्षीय बेलन की कल्पना की गई। अब ये तो हमारा तार है जो बेलन नुमा है। अब इसी की तरह से एक और बेलन हम कैलकुलेशन के लिए बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जिस जगह हम P लिए हैं, ये P मान लो, तो ये P भी कैसा होगा? एक फ्लक्स की तरह होगा। फ्लक्स जब मानते हैं इसका समतल, हम इसलिए उसको बेलन ले रहे हैं क्योंकि हमको गॉस के नियम से बनाना है, और वो एक बिंदु जो है वो पैक नहीं है। तो उसको पैक करने के लिए, चूँकि क्लोज्ड सर्किल में होता है ना, बंद आकृति में होता है तल में, तो इसीलिए उसको हम एक बड़ा सा गोला और बनाते हैं, बड़ा सा एक लंब बनाते हैं। तो ये एक बड़ा सा इसके घेरा में दूसरा लंब की कल्पना की गई जो P से होते हुए गुजरता है, और उसका अक्ष भी यही तार का ही होगा। मतलब क्या हुआ कि इसके बगल में दूसरा एक गोला बनाए, लंब बनाए, लेकिन ऐसे नहीं कि किनारे है, वो उसी सेंटर पर है। जैसे कि दो गो वृत्त है, एगो ये वृत्त है और एगो ये वृत्त है, तो दोनों का सेंटर सेम होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, सेंटर सेम हुआ? ये तो गड़बड़ा गया। या यही नहीं हुआ, अगर एक ये वृत्त है और दूसरा ये वृत्त है, सेंटर सेम होगा? इसका यहाँ सेंटर यहाँ हो गया, तो ये सेंटर सेम हो, इसी को कहा गया समाक्षीय, मतलब समान अक्ष वाले बेलन की कल्पना की गई जो P से होकर गुजरता है। जिस बिंदु पर निकालना है वहाँ से होकर गुजरता है, जिसकी लंबाई L है। अब ये जो नया बेलन बनाए इसका लंबाई L है, यहाँ से यहाँ तक L हम मान लिए, तथा त्रिज्या R है, और इसका अक्ष यहाँ बीच में सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ R होगा। क्यों? क्योंकि P की दूरी R थी, R पर हम दूरी पर बना रहे हैं बेलन, तो बेलन का त्रिज्या भी स्मॉल r हो गया। ऐसे बने सतह को गौसीय सतह कहते हैं। इस तरह से जो चारों तरफ एक पैक सतह बनेगा इसको कहेंगे गौसीय सतह। क्यों कहेंगे? क्योंकि गौसीय सतह का अर्थ क्यों बनाए? क्योंकि इसी फार्मूला को हमको यहाँ पर लागू करना है। अब ये गौसीय सतह जब बना दिए तो इससे गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स, इससे टोटल जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा? तो वो होगा, अब D मान लो एक स्मॉल एरिया यहाँ पर है, एक इस जगह स्मॉल एरिया P पर हम पहले देखते हैं। तो D जो लेते हैं ना छोटे जगह के लिए, D से कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद उसको फिर इंटीग्रेट करके पूरे के लिए निकालते हैं। तो D अगर हम फ्लक्स लेते हैं d फाई, तो ये क्या क्या होगा? एक होगा कि यहाँ से जो इस पर असर हो रहा है, तो यहाँ से जो जाएगा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एक सीधा डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और डिस्प्ले एरिया वहाँ पर कैसा है? एरिया ऐसे बाहर की ओर है, तो दोनों यहाँ पर जो है DA या DS एरिया जो है और E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। यहाँ से जो असर होगा वो P बिंदु पर वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो E जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और DA वो एरिया उसका मल्टीप्लाई होता है वहाँ पर फ्लक्स का। ये छोटे एरिया के लिए निकाले। अब ये क्या होगा? जब ये सेम जब और जा रहा है तो यहाँ पर थीटा क्या बनेगा? जब एक लाइन ऐसे है और इसी पर दूसरा लाइन है तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? तो 0 डिग्री। तो ये, और दूसरा क्या है?
कि जब ये वेक्टर को तोड़ते हैं तो वो कॉस में आता है। तो ई डॉट जो है डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का यहाँ पर मान कितना होगा 0 डिग्री। और यही चीज़ जो है दूसरा बिंदु, एक ये तो सरफेस हो गया गोल वाला, एक हो गया सरफेस इसका ऊपर पे जो होगा ये सरफेस जो है ये सरफेस, और ये नीचे भी सरफेस है। तो इस सरफेस पे जो लागू होगा तो इधर चार्ज, चूँकि चार्ज यहाँ ना है, तो इससे जो लागू होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है। और एरिया का कैसा प्लेन है, ऊपर की ओर है। तो ये जो एरिया है डी ए और ये ई, इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री निकलेगा। इसका वैल्यू हमको देखना है। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो इंटीग्रेट करके जो डी फ्लक्स 1 उसका, डी फ्लक्स 2 ऊपर वाला का, डी फ्लक्स 3 नीचे वाले का, हर तरफ का हम पूरा पैक करके उसका निकालेंगे। और जब इसका निकालेंगे तो इसको तोड़ते देखते हैं क्या हो रहा था, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो ये हम इंटीग्रेशन कर दिए, डी एक्स कॉस, ये वाला जो है 0 है, और ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है। ई कॉमन है सब में, या अभी अलग रहने देते हैं, ई अलग है। और ये जो डी एस है, ये डी एस या डी ए क्या है, एरिया है। एरिया यहाँ पर कितना होगा, ये जो बेलन का एरिया होता है, कर्व का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, उसका फॉर्मूला क्या है, इसका देखें 2 पाई आर एल से गुना कर देंगे तो 2 पाई आर एल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एल होता है। और कॉस 0 का मान कितना हुआ 1, तो 1 से गुना करेंगे। उसी तरह से ई डॉट, और ये डी एस जो है, ये डी एस किसका है, ऊपर वाला कर्व का एरिया है। तो ऊपर वाला कर्व का एरिया क्या होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हो गया। और कॉस 90 वहाँ पर बन रहा है, थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 का डिग्री कितना वैल्यू हुआ 0। उसी तरह नीचे वाला भी वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये पार्ट और ये पार्ट ख़त्म हो गया, 0 + 0 0 हो गया। तो बचा यहाँ पर यही, तो कितना हुआ E इंटू 2 पाई आर एल, इसको समीकरण 1 मान लिए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटू 2 पाई आर एल, ये मिला के टोटल फ्लक्स हुआ। गॉस का प्रमेय, इसमें क्या फॉर्मूला था हम देखे थे कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होता है ये फाई, वो होता है 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू क्या था, बंद तल के भीतर स्थित आवेश, जितना उसके भीतर में आवेश है जो क्यू है। तो ये फाई बराबर हो गया 1/ε0 इंटू क्यू जो है, ये जो क्यू है, क्यू के बदले लेमडा एल हम लोग लिख सकते हैं। क्यू के बदले लेमडा एल लिख सकते थे कि नहीं, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर रख दिए। तो लेमडा एल हो गया, यहाँ क्यू भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी है। अब हम सॉल्यूशन थोड़ा सा और इसको करें तो 2 समीकरण बना, एक ये समीकरण और दूसरा ये। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि फ्लक्स से जो है इसका कैलकुलेशन है लेफ्ट तरफ, फ्लक्स इक्वल टू इतना, फ्लक्स इक्वल टू इतना, तो ये दोनों भी बराबर होगा राइट हैंड साइड। तो ये देखते हैं E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर 1/ε0 इंटू लेमडा एल। अब इसमें क्या कुछ कट रहा है दोनों तरफ, एल एल ख़त्म हो जा रहा है। और तो E इक्वल टू क्या बचा, इधर तो ऊपर में क्या बचा 1, इधर लेमडा और नीचे ε0, तो 1 रख दिए। और इधर का E के साथ जो है उधर चल जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई आर है ना, तो 2 पाई आर जो है वो इस पार चल गया। तो 2 पाई आर और ε0 यहाँ पहले से है उसको भी, और ऊपर में लेमडा है लेमडा। तो ये लेमडा और आर को अलग, ये सजाने का तरीका है, साथ में भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग से क्यों लिखा गया, इसलिए लिखते हैं अलग से। 1 कांस्टेंट नम वैल्यू है, सेम है, 2 फार्मूले में वैल्यू है, ये पाई वैल्यू कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या क्या है, लेमडा और आर। ये फार्मूला अगर हमको याद रहेगा और क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा लेमडा और आर का वैल्यू, तो हम ई निकाल सकते हैं। तो यही व्यंजक है, इसीलिए उसको सेपरेट कर दिए कि बस वही दोनों चेंज हो रहा है। आर बढ़ेगा तो लेमडा घट जाएगा, और आर घटेगा तो लेमडा बढ़ जाएगा। तो लेमडा क्या था, ये पर एकांक इकाई पर उसका आवेश था, चार्ज था। तो इस तरह से हम लोग के पास एक व्यंजक हुआ जो
ई है, ई इक्वल टू 1/2 पाई लैम्डा एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय आर। ये क्या है? पी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता है। ये जो एक मैग्नेटिक वार है, इसके द्वारा कोई एक पी बिंदु पर कितने विद्युतीय तीव्रता वहाँ पर प्रेषित कर रहा है, इसको निकालने का ये समीकरण हुआ, ये एक कैलकुलेशन हुआ। यही व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा था।